अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर की बातें तो जरूर की जाती हैं, लेकिन आजादी के 66 साल बाद आज भी देश की आधी आबादी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। अस्पताल बिजनेस सेंटर्स बन चुके हैं, जहां पर पैसा वसूलने की मशीनें लगाई गई हैं। देश का स्वास्थ्य इस वक्त आईसीयू में है, आखिरी सांसें गिन रहा है। तो आज हेल्थ सेक्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो देश की रेल भी चला चुकी है और देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान भी संभाल चुकी है। हमारे साथ हैं आज दिनेश त्रिवेदी। भारत भाग्य विधाता के इस स्पेशल कार्यक्रम जरा हटके में दिनेश जी आपका स्वागत है। अस्पताल तो दिनेश जी खुद बीमार हैं, तो लोगों का इलाज कैसे करेंगे? देखिए, हर देश में सर्वोपरि होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। यदि एक समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि वो समाज बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। और बहुत ही अफसोस के साथ ये मुझे आज मानना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भारत देश में सब कुछ है, फिर भी इतने गरीब बच्चे हैं जिसके पास ना तो स्वास्थ्य है, ना एजुकेशन है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना जिसको कहते हैं आत्मसम्मान, वो मनुष्य को कभी नहीं मिल सकता है। तो बहुत खामी है, बहुत कुछ करना है। हम सक्षम है कि नहीं? बिल्कुल सक्षम है। दिनेश जी, देश में हर 2000 लोगों पर एक डॉक्टर है, और ये आपकी ओर से भी इस बात पर काफी जोर दिया गया था कि देश में जो मेडिकल कॉलेजें हैं उसमें सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस दिशा में हुआ क्या? यदि मेरी माने और यदि मुझे अधिकार हो तो मैं पूरा स्वास्थ्य का ढांचा जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मगर आपको मीलों दूर चलना है और आपने 10 कदम भी नहीं आगे बढ़ा है, इतना गैप है। फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि भारतवर्ष सक्षम है। आप यदि अमेरिका जाइए, यूके जाइए, जर्मनी जाइए, हर बड़ी अस्पताल में डॉक्टर होते हैं इंडियन नेशनल, जो मूल रूप से भारतीय है। और एक दिन यदि वो लोग कहें कि आज हमारी दिवाली है, आज हमारा ईद है, आज हम काम नहीं करेंगे, आज हमको छुट्टी, तो पूरा स्वास्थ्य वहाँ ठप हो जाएगा। हम अमेरिका और यूके वगैरह की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि हम सब होनहार हैं, नर्सिस सबसे अच्छी है। कहने का मकसद यही है कि हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे कि बहुत दूर लेकिन सफर दिनेश जी, करना सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन अगर नहीं बदली तो हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार की उदासीनता। अब हम जीडीपी का सिर्फ 1% हेल्थ केयर पर खर्च कर रहे हैं। क्या ये आंकड़ा बहुत परेशान करने वाला नहीं है? नहीं, देखिए, वो भी जो 1% आपने बताया, वो भी कहाँ तक पहुँच पाता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें करीब 3.5% का इजाफा करता है, मगर प्राइवेट सेक्टर के वो 5 स्टार अस्पताल जहाँ गरीब आदमी कभी नहीं पहुँच सकता है। गरीब आदमी की क्या बात करें, शायद हम और आप भी नहीं पहुँच पाएंगे। WHO तो रिकमेंड करता है कम से कम 5% होना चाहिए। चलिए 5% नहीं तो कम से कम कोशिश इतनी तो की जा सकती है कि इसको 3% तक हम पहुंचाएं, लेकिन हम नाइजीरिया से भी कम खर्च कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। और वही हाल अपना एजुकेशन का है, शिक्षा का है। और आप यदि सही माने में हमसे पूछें तो प्रिवेंटिव की बहुत ज़रूरत है। एक तो होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है केयर। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास इतने साधन हो, जैसे अवेयरनेस। हम आपको 2 ही बात बताएंगे कि हम जब स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे थे एज ए जूनियर मिनिस्टर, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यदि हमारे पास पावर हो तो हम 30% खर्चा सिर्फ पानी पे करेंगे। और पानी पे क्यों? क्योंकि 2 तरह की डिजीज़ होती है, एक होती है वेक्टर बॉर्न और दूसरी होती है वाटर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब मच्छर, मलेरिया हो, डेंगू हो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ मच्छर से आती, और वो मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? पानी में। और दूसरी होती है आपका डायरिया हो और उस प्रकार की बीमारी जो आप कंटामिनेटेड पानी पीते हैं।
तो वाटर मैनेजमेंट मैं समझता हूँ बहुत आवश्यकता है और कोई इस दिशा में देख ही नहीं रहा है। दिनेश जी, हम क्या यही चाहेंगे कि हमारी तुलना पाकिस्तान, म्यांमार, क्यूबा, कंबोडिया ऐसे देशों से ही होती रहे और विकसित देश तो कहीं आगे? आप जिस देश की बात बता रहे हैं वो सक्षम नहीं है, उनके पास पैसे भी आ जाए तो भी उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। भारतवर्ष हमारा, यहाँ सब हम लोग वी आर केपेबल। अफसोस ज़्यादा तभी होता है कि भाई होनहार है, सब कुछ है, फिर भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। तो ये अपना पूरा नज़रिया बदलना पड़ेगा और जब तक आप नज़रिया नहीं बदलेंगे, और हमारे पास आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है और बहुत सारी देशी दवाइयाँ हैं। बहुत सारे हमारे आप जाएं तो कम से कम 10,000 ऐसे पेड़ पौधे हैं हिंदुस्तान में। कई बार ये जो आंकड़े हम बार बार बोलते हैं, बोरियत जरूर होती है इन्हें सुनकर, लेकिन हकीकत भी ये बयां करते हैं 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर हैं भारी भरकम मेडिकल खर्चों के कारण। नहीं, अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो एक ढांचा बनाना पड़ेगा। क्या कैसा ढांचा हम बताएं? ये जो हेल्थ सेक्टर है, हम भी मंत्री जब थे, सवाल जब पार्लियामेंट में आते थे कि फला जगह दवाई में कुछ मिलावट आ गई, दूसरी जगह इतने ज़्यादा मलेरिया के केस आ गए, जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो गोरखपुर में बहुत आम है, तो हमारा उत्तर क्या होता था कि भाई ये तो हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। और ये हकीकत भी है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब स्टेट सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं होता है कि भाई केंद्र अपनी जिम्मेवारी कुछ करे नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पूरा नया ढांचा होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे मेडिकल एडमिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, कैपिटेशन फीस होती है, ये आपने मुद्दा उठाया भी था, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा, कुछ कानून नहीं बन पाया। क्योंकि जो मेडिकल काउंसिल में जुड़े हैं उन पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस प्रकार के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जेल जा चुके हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पूरा ढांचा है और ढांचे के साथ दिनेश जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, ढांचे से। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। आप 80% जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में काम करते हैं, 80% एम्बुलेंसेस प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, बेड्स हैं 50% वो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। तो सरकारी अस्पताल क्या कर रहे हैं? फिर या तो हम उन्हें बंद ही कर दें। देखिए, सरकारी अस्पताल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कहीं भी कुछ होगा तो सबसे छोटा क्लर्क है उसके ऊपर जिम्मेवारी लगा देंगे। तो अब इसका तो उपाय एक ही है कि समाज को कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाना पड़ेगा। और आप चुनाव ले लीजिए, किसके चुनाव मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है? हम जितनी बच्चों को अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो एप्पल ला के देते हैं कि हाँ बच्चे खाएं, कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या पता उन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैंसर और ये सब। दूध हम बच्चों को पिला रहे हैं, सब एडल्ट्रेटेड आ रहा है, नकली दूध बन रहा है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए जिससे कि कोई इस तरह के काम ना कर सके। बेसिक हाइजीन जो है वो बचपन से सिखानी चाहिए बच्चों को स्कूल्स में, ताकि हम एक हेल्दी सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बन सके और हेल्दी फिर सोसाइटी बना सके। पहले हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर इतना अनरेगुलेटेड क्यों है, जो प्राइवेट सेक्टर है। जो रेगुलेटर्स हैं अगर वो हैं भी तो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग हैं। क्या ये समस्या की जड़ है कि जैसे आपके ड्रग कंपनीज हैं वो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आ गई, डीसीजीआई जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये क्या तालमेल की कमी है दिनेश? बहुत ज़्यादा, आपने सही पकड़ा उसको, बहुत ज़्यादा तालमेल की कमी है। और आप यदि ड्रग इंस्पेक्टर देखिए तो मतलब गिने चुने, और वो गिने चुने यदि वो फुल टाइम काम करते हैं तो भी कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। और अपना प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है, और फिर कानूनी कार्रवाई, तो मतलब इससे नेवर एंडिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए हम लोग सबको मिलकर एक कुंभ मेले की तरह सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा।
और गांव में विशेष रूप से कि हमारे क्षेत्र में रोज 10 मैसेजेस हमारे आते हैं। 3 महीने की बच्ची, हार्ट में 2 छेदे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में ले जाने के लिए पैसा नहीं उनके। तो मतलब जिसको मैंने कहा ना कि अपना डिग्निटी जिसको कहते हैं जी, वो नहीं रहेगी यदि आपके पास स्वास्थ्य ना हो। और आप तो दिनेश जी अमेरिका में भी रहे हैं और वहाँ लोग जो भी खाते हैं वो FDA के नियंत्रण में होता है। आपको लगता है कि एक ये सिंगल वॉच डॉग बहुत ज़रूरी है? वॉच डॉग ऐसा होना चाहिए जो खुद करप्ट ना हो, क्योंकि हर जगह घूम फिर के एक ही बात आती है कि ये आपका कैसा समाज है जो दूध में मिलावट करता है, जो दवाई में मिलावट करता है। मैं समझता हूँ जो दवाई में मिलावट करता है उसको तो आजीवन कारागार के सिवा और कोई सजा नहीं हो सकती जी। अब फिर वो चला जाएगा, कानून के दरवाजे खटकाएगा, वहां 30 साल लग जाएंगे। तो मतलब कहीं सारा किसी वक्त की निकल ही गया। सुनवाई नहीं है। तो मकसद एक ही है कि आपने जिस प्रकार पल्स पोलियो का एक अभियान छेड़ा, जी, इसमें रोटरी क्लब भी आ जाए, लायंस क्लब भी आ जाए, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। और जब तक समाज इसके साथ नहीं जुड़ेगा और शांति से डेमोक्रेटिक तरीके से एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में आगे कुछ बात होगी। और आप जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ये प्रोग्राम से भी बहुत अवेयरनेस आती है लोगों को। एम्स जैसी संस्थाएं और क्यों नहीं खोल पाई? नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि 16 दिनेश जी, ये बात आपने भी घोषणा हुई थी आपके कार्यकाल एम्स में, हम तो 6 सेंटर्स खोले जाएंगे, उनका स्टेटस क्या है? 6 सेंटर से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तरीका क्या है? यदि आप हमसे पूछे कि भी क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी की हॉस्पिटल है। अब जैसे मान लीजिए कि छोटी जगह की 50 या 100 या 80 बेड की एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर आए और वो जो 100 बेड है या 50 है उसको आप दुगना करें और प्राइवेट सेक्टर को ही मैनेजमेंट करने दीजिए और उनको कहिए कि भाई हमारा जो 100 बेड था उसका चार्जेस पहले जैसा ही रखिए, उसमें कोई इजाफा मत कीजिए, मगर आप जो बढ़ा रहे हैं दूसरे 100 उस पर जो रीजनेबल चार्जेस है वो लगाइए ताकि क्रॉस सब्सिडी हो, गरीब आदमी को वही इलाज मिले जो दूसरे देते हैं, उसमें बेडशीट भी वही हो, आपका दवाई भी वही हो, डॉक्टर भी वही हो, नर्सेज भी वही हो। तो जितनी भी छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी की हॉस्पिटल है उसको पीपीपी पे दे दिए। पीपीपी मॉडल जिसकी आपने और वकालत दूसरा की थी, मैं इस पर लौट कर आऊंगी दिनेश जी, इसको और ये मॉडल क्यों नहीं कामयाब हो इसको पा मैं रहा खत्म है? कर दूं। जी, उस 5-6 आपकी छोटी अस्पताल होगी और हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी अस्पताल होगी ताकि गांव वाले को सीधा भागकर बड़ी अस्पताल में नहीं आना पड़े और शहर वाले को एम्स में ना आना। दिनेश जी, आपने नेबरहुड हॉस्पिटल की बात की थी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी, लेकिन हो ये रहा है कि सरकार से सस्ती दरों पर जमीन तो जरूर मिल जाती है प्राइवेट अस्पतालों को, लेकिन जब बात आती है कि गरीबों का आप इलाज करिए तो वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, सब जगह मिली भगत है। ये नहीं कि अस्पताल अपने मर्जी से कि भाई 10% हमने तय किया है कि हमें ज़मीन सस्ती मिली है, सरकार ने दी है, तो 10% हम गरीब की सेवा करेंगे और मुफ्त, ये नहीं करते। और ये नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ उनकी ऑडिट होनी चाहिए और जब तक ऑडिट नहीं होगी और यदि ये पता चले कि वो 10% गरीब की सेवा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखना जरूरी है। जी, ये जो पीपी मॉडल की हम बात लगातार कर रहे हैं, इसके नतीजे वो नहीं मिल पा रहे जैसे आपने कहा भी जो एक्सपेक्टेड थे, तो इसको कारगर और कैसे बनाया जा सकता है? एक तो अकाउंटेबिलिटी की बात, आप जो पीपीपी मॉडल की बात हम कर रहे हैं वो जरा हटके है। हम तो कहें कि पूरी अस्पताल सरकार ना चलाए, सरकार मॉनिटर करे और प्राइवेट सेक्टर को पूरा मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दे। क्योंकि सरकार का प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहां भी हो, वो भाई भतीजाबाजी की दवाई आप सप्लाई करो, वो डॉक्टर मेरा भतीजा है तो उसको वहाँ दवा, और काम भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल अपॉइंटी हो जाती है। यदि प्राइवेट सेक्टर को दे दे, ये नहीं कि सब प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ये भी नहीं है,
कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट में, और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप मॉनिटर कर सकते हैं। यू हैव गॉट सीसीटीवी, टेलीविज़न कैमरा सब जगह लगा सकते हैं, और बहुत सारी आजकल आपके टेलीफोन के ज़रिए आप बहुत कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको चाहिए विल पावर कि हाँ, हमें पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सही करनी है। हम इतना बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, जिस प्रकार आज की तारीख में हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवा चल रही है, उस स्वास्थ्य सेवा में सिर्फ 5 स्टार लोगों का इलाज हो सकता है, वही मेरा सवाल था गरीबों का दिनेश जी, नहीं हो सकता। कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने तो ये बड़े बिजनेस सेंटर्स खोल दिए हैं, तो आप जैसे ही प्राइवेट अस्पताल में घुसते हैं, बाहर आते हैं, तो भारी भरकम बिल आपके साथ बांध दिया जाता है, और इन बिलों को देखकर तो दिनेश जी अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। आपको बताएं कि बहुत सारे अस्पताल में कोटा फिक्स होता है कि आपकी एंजियोग्राफी 100 करनी थी, हाँ, इस महीने 40 कैसे हुई? यानी कि आपको यदि जरूरत ना हो तो भी करवा फिर दी भी जाएगी। आपकी एंजियोग्राफी हो सकती। तो आजकल 2 जगह जाने में डर लगता है, एक तो पुलिस चौकी में जी, और दूसरा दूसरा अस्पताल। पता नहीं कि ये जो रक्षक है भक्षक कब बन जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। और तभी उसी अस्पताल में जाइए जहां आपका बिल्कुल जानने वाला डॉक्टर हो और आपको पता है कि इलाज सही होगा। सरकारी अस्पताल में ये सही होता है कि आप एम्स में चले गए, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ आपको इलाज की ज़रूरत होगी तो ही इलाज कराएंगे, क्योंकि बहुत वेटिंग चलती है, मगर बहुत ही होनहार लेकिन दिनेश जी डॉक्टर वहां है। पर इंतजार करते करते मरीज थक जाता है, उसके पास कोई विकल्प या नहीं थक है। जाता है या भगवान को और जब प्यारा हो आप जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो वही जो बात आप कर रहे थे कि ऐसी दवाइयां आपको लिख दी जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं है, बड़े बड़े टेस्ट आपको लिखा दिए जाते हैं कि आप ये टेस्ट कराइए, और ऐसी दवाइयां भी दी जाती हैं, अगर सस्ती दवाओं से काम भी चल सकता है वो भी नहीं दी जाती, महंगी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और उसका जो वजह होती है वो ये होती है कि जो डॉक्टर्स हैं और ड्रग कंपनीज हैं उनके बीच साठगांठ भी होती है। और फिर तो पैथोलॉजी रोका कैसे जा सकता है दिनेश जी इसको? रोका, देखिए ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, एक समाज सुधार का है, और दूसरा यही है जो हमने कहा कि एक मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत है। देखिए आप हम 2 का उदाहरण देंगे, एक तो डॉक्टर देवी शेट्टी और एक डॉक्टर त्रेहान, दोनों ने बहुत मतलब गरीबों का भी इलाज किया और उनका ढांचा भी सही है, मगर वो ढांचे में सब नहीं आ सकते, तो उसका इलाज यही है कि आपको डॉक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ानी पड़ेगी, और मेडिकल कॉलेजेस की जो आज इतनी स्ट्रिक्ट उसकी क्राइटेरिया है, उसको कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या होता है कि एंट्री लेवल में बड़े स्ट्रिक्ट है जी, मगर प्रोग्रेस कैसा हो रहा है उसमें बिल्कुल कोई रुचि स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको हर एक गरीब को, जैसे आप 2 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए प्रीमियम, और सबका इंश्योरेंस कराइए, और वही एक इलाज है, और उस पैसे से आप अस्पताल बनाइए, उस पैसे से आप मेडिकल कॉलेजेस खोलिए, और मेडिकल कॉलेजेस आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप सब मॉनिटर कर सकते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसकी भी भारी कमी है देश में, कीमतें बहुत ज्यादा हैं और कीमतों को लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की दवाइयाँ सही माने में विदेश की दवाइयों से आज भी सस्ती है, क्योंकि हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, और यदि सही माने में कोई इंडस्ट्री ने भारतवर्ष में तरक्की की है वो दवाई कंपनी, और वो विदेशी दवाई कंपनी की सिर्फ बात नहीं करता हूँ मैं, अपनी घरेलू दवाई की अपने की बात करता हूँ। और हम में यदि ये पहले ही हमने कहा क्षमता है तो हम लोग क्यों इलाज नहीं कर सकते जी, बशर्त यही है कि कमिटमेंट, और कमिटमेंट कब होती है जब आपके ऊपर से प्राइम मिनिस्टर के लेवल से आएगा कि हर स्पीच में वो हेल्थ के बारे में बात करें, हर स्पीच में, मतलब उसको इतना ज़्यादा तवज्जो दे कि आप और हम सब जो स्वास्थ्य में इतने जुड़े हैं हर वक्त यही सोचें कि किस प्रकार से इसको करें, और करप्शन ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। आपको मेडिकल काउंसिल वगैरह को बहुत चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा ढांचा, ज्यादा ऑटोनॉमी देने से क्या सोल्यूशन होगा?
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मुझे पता नहीं उसकी आवश्यकता है कि नहीं, यही मुझे पता नहीं कि एक इतना बड़ा हवा बना दिया है और वो पुलिसिंग करता रहता है, उस पर पुलिसिंग कौन करेगा ये पता नहीं। तो असल में बेसिकली समाज में यदि वैल्यू बेस होता है ना, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं समझता हूँ कि आज बहुत सारे बाहर के मुल्कों में कभी सोचेगा नहीं कि हम दूध में मिलावट करें, दवाई में मिलावट करें जी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो चुका है और उसको उबारने के लिए हमको गंगोत्री को साफ करना पड़ेगा और सब जी इसी से जुड़ा हुआ है। जी, जैसे दिनेश जी, मरीजों को एक बहुत भारी भरकम बिल दे दिए जाते हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो भी भारी भरकम है, एक अंबार है, एक पुलिंदा है। तो और क्या शिकायतें हैं मरीजों की और इलाज क्या है, ये आपसे पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत जगह टॉयलेट्स बने पर उनको स्टोर रूम बना दिया जाता है, बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो हमें उसको एक सोशल लेवल पे उसको टैकल करना है। पूरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो बहुत ही बुरे हाल में है। आप दिल्ली में खड़े हुए हैं, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन आप वहाँ की व्यवस्था देखिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है।